स्वागत है मेरे दोस्तों आपका ही यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। यदि मेरे दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे फर्स्ट में क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद क्या कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और ऑल पर कर लीजिए, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो आज मैं 10th क्लास का पढ़ाने वाला बिहार बोर्ड को, ठीक है ना। 10th क्लास बिहार बोर्ड का आज मैं बताने जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन बैंक से बताने जा रहा हूँ। क्लियर ना, क्या बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक से बताने जा रहा हूँ 2011 वाले प्रश्न, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव प्रश्न सारे रहेंगे। जो भी वीडियो अब देख रहे हैं वो जो भी दोस्त आपका जो 2022 में एग्ज़ाम लिखने वाले 21 में, उनको क्या करिए, शेयर वीडियो को कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए 2021 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है उसको लेकर तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। आपका काम है वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है आपके लिए। चलिए रहा प्रश्न, क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? आपको क्वेश्चन कौन सा है पढ़ना है आसानी से और जवाब देना है कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है। कौन सा है भैया? तो हीरा सबसे क्या है आपका कठोर तत्व। क्लियर ना, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? और जो डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं कैसा जल में वो जन्म लेते हैं, ये बताना है कि कैसा जल में वो जन्म लेते हैं। जल्दी से बताइए फटाक से। कैसा? शुद्ध जल में जन्म लेते हैं। कैसा लेते हैं ये? शुद्ध जल में। ऑफकोर्स क्या करते हैं, ये जन्म लेते हैं। क्लियर ना, कैसा जल में? शुद्ध वाटर में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न। क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन जो होता है, यानी प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत देने वाला व्यक्ति का नाम बताना है कि कौन है, ये बताना है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन है। तो कौन है भैया? आपका डार्विन साहब है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन है? डार्विन साहब। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। ये रहा प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड के लिए या अदर भी 10 क्लास का एग्जाम देने वाले या कंपटीशन के लिए, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? पूरा प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, यानी क्या बनता है पेड़ पौधा में। क्लियर ना। चलिए बताइए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है आपका? ग्लूकोज बनता है। क्लियर ना। प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या प्राप्त हमें होता है? ग्लूकोज। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। चलिए पढ़िए और जवाब इसका दीजिए। प्रश्न क्या है? बहुत ही मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। बोला जो मुकुलन होता है, मुकुलन द्वारा, यानी मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किसमें होता है? बोला है जो मुकुलन द्वारा होता है अलैंगिक जनन वो किसमें होता है? तो जल्दी से बताइए, तो किसमें होता है? आपको मुकुलन द्वारा आपको ईस्ट में होता है। क्लियर ना। मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन है किसमें होता है? ईस्ट में होता है। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न आपका, आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वो रहा जो आवेश होता है इसका एसआई यूनिट क्या है? आवेश का एसआई मात्रक आपको बताना है कि क्या होता है। क्या होता है आपका एसआई मात्रक? कूलाम होता है, ठीक है ना। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, चलिए बताइए ओम के नियम का गणितीय रूप है। वो रहा कि ओम का जो नियम होता है उसका गणित फार्मूला क्या है, ये बताना है ओम का नियम का। तो जल्दी से बताइए क्या होगा ओम का नियम का गणितीय फार्मूला? I = V/R, ठीक है ना। I = V/R होता है ओम का नियम का गणितीय रूप। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या है? मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफ्लेज, यानी जो मलेरिया उत्पन्न करता है उस मच्छर क्या नाम है? मादा एनोफ्लीज मच्छर, ठीक है ना। किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? बोला मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वो किस तरह के जल में वो उत्पन्न होता है, ये बताइए। तो कैसा जल में ये उत्पन्न होता है? ये गंदा जल में उत्पन्न होता है, ठीक है। जो मलेरिया उत्पन्न जो मच्छर करता है जन्म कहाँ लेता है? गंदा जल में। मच्छर का नाम क्या है? मादा एनोफ्लीज मच्छर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन है,
ओजोन परत पाया जाता है। बोला वायुमंडल में जो ओजोन परत पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है ये बताना है। क्या वायुमंडल के निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, वायुमंडल के सबसे ऊपर परत में, ठीक है ना, सबसे क्या है ऊपरी परत में ये पाया जाता है। नेक्स्ट ये रहा ओजोन से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन है ओजोन के एक अणु कितने परमाणु के बराबर होते हैं। अरे ओजोन का जी एक अणु होता है कितने परमाणु के बराबर होते हैं, तो कितने परमाणु के बराबर होते हैं, 3 परमाणु के बराबर होते हैं। ओजोन का यदि रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो क्या होता है O3, ठीक है ना, O3। परमाणु की बात की जाए तो कितना होता है 3 होता है। क्लियर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। चलिए देखिए आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, क्या पूछा है वर्ग। तो यहाँ ऑप्शन बिल्कुल आपका गलत है, वर्ग की संख्या कितना होता है 18 होता है। क्लियर ना, यहाँ 18 होगा। क्लियर। तो आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है 18 होती है, ठीक है ना। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 और समूहों की संख्या 7 होती है। क्लियर ना, वर्गों की संख्या 18 और समूहों की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा अक्रिय गैस कौन सा है। बोल रहा है कि नॉन रिएक्टिव गैस जो कौन होता है, यानी नोवेल गैस कौन होता है, यानी अक्रिय गैस कौन है ये बताना है। तो कौन है, हीलियम है अक्रिय गैस। क्यों अक्रिय गैस है हीलियम, ये जान लीजिए कि हीलियम है जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ऐसा क्यों करेगा, अक्रिय गैस क्यों है, क्योंकि जानते जो हीलियम का फार्मूला होता है AHE होता है, इसका परमाणु संख्या 2 होता है और वाह्यतम इलेक्ट्रॉन में पूरी संख्या का फुल फिलअप रहता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या वाह्यतम कक्षा में पूरा भरा हुआ रहता है, इसी के कारण किसी के साथ क्या करता है ये रिएक्शन नहीं करता, यानी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए अक्रिय गैस कौन सा है हीलियम आपका है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा पूछा कि क्लोरीन की संयोजकता क्या है। बोला क्लोरीन की जो संयोजकता होती है कितनी होती है। तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है आपको बता दें कि क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है 1। तो चलिए क्लोरीन की संयोजकता क्यों 1 होती है ये बता देते हैं आपको। क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है Cl होता है, ठीक है ना। इसका परमाणु संख्या की बात की जाए तो कितनी होती है 17 होती है। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है सेल का नाम यानी कक्षा का नाम KLMN ऐसा होता है, ठीक है ना। तो वाह्यतम कक्षा में आप कितना रख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यानी पहला कक्षा में कितना रख सकते हैं 2, तो 17 में से 2 चल गया। फिर रखिए 8, यानी किसी पहला सेल में आप कक्षा में 2 रख सकते हैं, बाकी में 8 करके रख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला में 2 रख दिए, दूसरा में एल में कितना रख दिए 8 रख दिए, तो बचा कितना देखिए 8 और 2 10 तो खत्म हो गया, तो कितना बचा 7, ठीक है ना। कितना बचा 7। तो इसको 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए 1 चाहिए ना, 1 चाहिए, क्योंकि जो सेल जितने भी सब में कितना 8 पूरा होना चाहिए, लेकिन वाह्यतम में कितना बच गया आखिरी में 7। तो इसको 1 और करेंगे तब तो 8 होगा, इसलिए इसको संयोजकता कितनी हो जाती है क्लोरीन का 1। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यदि नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोस्तों को भी फेसबुक व्हाट्सअप जहाँ भी आप जुड़े हुए उस पर क्या करिए शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए बोला है कि हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन ये बताना है। तो कौन सा है C6H12O6, ये क्या है ये हाइड्रोकार्बन है। क्लियर ना, C6H12O6। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। चलिए पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। और जो पादप पादप मीन्स पेड़ पौधा, पादप का मतलब क्या होता है पेड़ पौधा, तो उसमें उत्तक होता है, ठीक है ना। तो जो फ्लोएम उत्तक होता है किसके लिए उत्तरदायी होता है, यानी फ्लोएम उत्तक पेड़ पौधा में क्या काम करता है वो बताना है। तो फ्लोएम क्या कार्य करता है भोजन का, ठीक है ना, फ्लोएम, ठीक है। तो फ्लोएम उत्तक किसके लिए उत्तरदायी है भोजन के लिए। एक ट्रिक आपको बता देते हैं, देखिए फ्लोएम भोजन का क्या इंग्लिश में बोलते हैं फूड बोलते हैं, तो फूड को याद रखिएगा फ्लोएम से, फूड फ्लोएम। और जल की बात की जाए तो जाइलम, ठीक है ना, तो फूड फ्लोएम और जल जाइलम, ठीक है। तो पादप में जो खाना की बात करेगा तो फ्लोएम उत्तक, और जल का बात बोलेगा तो जाइलम उत्तक, यानी फूड फ्लोएम और जल जाइलम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न। क्वेश्चन है तंत्रिका तंतु
की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। और ये जो तंत्रिका तंतु की जो उत्पत्ति होती है किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, ये बताना है। तो फटाक से बताइए कि किस ऊतक द्वारा होता है। तो किस ऊतक द्वारा होता है आपको बता दें तो इंडोडर्म, ठीक है ना, इंडोडर्म द्वारा होता है तंत्रिका तंतु की निर्माण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न। क्वेश्चन क्या है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, आपको बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा दर्पण में आपको बनता है, अवतल दर्पण में, ठीक है ना। किस दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट ये रहा प्रश्न, ठीक है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना हो रहा है। यदि किसी लेंस का पावर कितना है 2D, ठीक है, तो उसका पूछा कि फोकसांतर यानी फोकस कितनी होगी, तो कितनी होगी 30 होगी, ठीक है। इसको न्यूमेरिकल वाले क्लास जो भी कराएंगे उसमें क्या करेंगे, आपको अच्छे से समझा देंगे। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। क्या है नेक्स्ट प्रश्न, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा होता है। वो बोल रहा है कि कौन सा दोष है, यदि आपकी आँख में क्या है निकट दृष्टि दोष है तो उसका उपचार करने के लिए हम कौन लेंस का चश्मा पहनेंगे, ये बताना है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस हम लोग यूज करेंगे, आपका अवतल लेंस, क्लियर ना। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। तो चलिए इसके लिए एक ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ, क्लियर ना। चलिए ट्रिक क्या, देखिए निकट दृष्टि दोष रहेगा, निकट कितना अंक का है, देखिए निकट 1 2 3 अंक, तो 3 अंक का कितना होगा 4 अंक वाले। देखिए ये 4 अंक वाले होंगे, अवतल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 4, ठीक है। तो निकट में कितना है 1 अंक 2 अंक और 3 अंक, तो इसका आंसर कितना अंक वाला होगा 4 अंक। यानी देखिए अवतल 1 2 3 यानी 4, यानी निकटक कितना होगा 3 अंक का, तो इसका आंसर आने वाला 4 अंक वाले यानी अवतल लेंस, क्लियर ना। उसी तरह से बात की जाए कि दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष बोले कितना अंक का है 1 अंक और 2 अंक, तो इसका आंसर कितना अंक होने वाला है 3 अंक वाले यानी उत्तल। यानी दूर दृष्टि दोष बोले तो उसका 3 अंक वाला यानी उत्तल लेंस, 3 अंक वाला के 4 अंक, क्लियर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपका, दूर दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है, ये बताना है। चलिए तभी बताएं, दूर का कितना होगा 3 यानी उत्तल लेंस द्वारा। तो आज के लिए इतना ही आपको प्रश्न रहता है, ठीक है ना। वीडियो को अभी भी शेयर नहीं किए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें मैं सभी भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको बनाने का मैं बेस्ट से बेस्ट तरीका दूंगा, और याद करने का मैथ का भी मैं इसमें बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा जिससे कि आप आसानी से 50 में 50 ला सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।